हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरिड लैंडफॉर्म्स। इस वीडियो के माध्यम से हम शुष्क तथा अर्धशुष्क प्रदेशों में निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे। मरुस्थलीय प्रदेशों में अनाच्छादन के कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है। दूसरे कारकों में हम जल का जिक्र कर सकते हैं। मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं अपितु वर्षा व वृष्टि धोवन यानी शीतवोश से भी प्रवाहित होता है, परंतु यहाँ जल का कार्य सीमित मात्रा में ही होता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन द्वारा मुख्यतः 3 क्रियाओं का संपादन होता है: अपर्दन, परिवहन और निक्षेप। इन प्रक्रियाओं में से मुख्यतः अपर्दन और निक्षेप की क्रिया के फलस्वरूप ही महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। परंतु इन स्थलाकृतियों के बारे में जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि पवन अपने किन क्रियाओं द्वारा अपने कार्यों को संपादित करता है। इन क्रियाओं में 3 क्रियाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनके द्वारा पवन अपरदनात्मक कार्यों को करने में सक्षम होता है। ये क्रियाएं हैं अपवाहन, अपघर्षण तथा सन्निकर्षण। अपवाहन के अंतर्गत यांत्रिक अपक्षय के कारण ढीली तथा असंगठित चट्टानों के ढीले कणों को पवन चट्टानों से अलग करके अपने साथ उड़ा ले जाती है। अपघर्षण के अंतर्गत तीव्र वेग की पवन के साथ धूलकण, रेत तथा चट्टानों के कण जो अपरदनात्मक यंत्र का कार्य करते हैं, पवन मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों को रगड़कर, घिसकर अपरदित करती हैं, उन्हें और चिकना और मुलायम करती हैं। सन्निकर्षण के तहत पवन के साथ उड़ रहे शैलकण आपस में रगड़ खाकर और छोटे और महीन भागों में टूट जाते हैं। अब हम पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम अपरदनात्मक स्थल रूप की चर्चा करते हैं। इन स्थल रूपों में जो महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं वो हैं अपवाहन, बेसिन या वातगर्त। ये मुख्यतः पवन के अपवाहन क्रिया के फलस्वरूप ही निर्मित होते हैं। दूसरी स्थलाकृति है छत्रक शिला। ये मरुस्थलीय भागों में तब निर्मित होती हैं जब कठोर तथा कोमल चट्टानें लंबवत रूप में मिलती हैं और पवन अपनी अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप कोमल चट्टानों को यानी आधार वाले भाग को अत्यधिक अपरदित करता है तथा ऊपरी भाग को जो कठोर चट्टानों का बना होता है उसे कम अपरदित करता है या वो अप्रभावित रह जाती हैं। इस वजह से एक छतरीनुमा स्थल रूप का निर्माण होता है जिसे हम छत्रक शिला कहते हैं। हमारी तीसरी आकृति जो है वो है इंसलबर्ग। इंसलबर्ग जो कठोर चट्टानों के अवशेष टीलों के रूप में दिखते हैं। अगली आकृति है ज्यूजन। जब मरुस्थलीय भागों में कठोर चट्टानों के ऊपर कोमल संरचना वाली चट्टानें क्षैतिज रूप में बिछी होती हैं, तब कोमल चट्टानों को हवा शीघ्रता से काट देती है। परिणाम स्वरूप उनके बीच में पतली घाटियों का निर्माण हो जाता है। कठोर चट्टानी भाग कोमल चट्टानों पर टोपी की तरह अवस्थित रहता है और एक ढक्कनदार दवातनुमा आकृति का निर्माण होता है जिसे हम ज्यूजन कहते हैं। अगली आकृति है यारदांग। इसकी रचना ज्यूजन के विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तंभ लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर की अपेक्षा मुलायम चट्टान को आसानी से अपरदित करते हुए उड़ा ले जाती है। इन चट्टानों के पार्श्व में पवन के कटाव द्वारा नालियां बन जाती हैं जिन्हें यारदांग कहते हैं। ड्राईकांटर पथरीले मरुस्थलों में सतह पर पड़े चट्टानों पर पवन के अपरदन द्वारा खरोंचे पड़ जाती हैं। यदि पवन कई दिशा से होकर बहती है तो इनकी आकृति चतुष्फलक जैसी हो जाती है। इसमें एक फलक भूपृष्ठ पर होता है एवं बाकी 3 बाहर की ओर होते हैं जिन्हें ड्राईकांटर कहते हैं। हम इस डायग्राम की मदद से इन स्थलाकृतियों की संरचना देख सकते हैं। भूस्तंभ शुष्क प्रदेश में जहां पर असंगठित तथा कोमल चट्टानों के ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी चट्टानों का आवरण होता है, वहां इस आवरण के नीचे की कोमल चट्टानों का अपरदन नहीं हो पाता, लेकिन नजदीकी चट्टानों के अपरदन के कारण कठोर चट्टानों के आवरण वाला भाग
एक स्तंभ के रूप में सतह पर दिखाई देता है, जिसे भूस्तंभ कहते हैं। जालीदार शिला। मरुस्थलीय भागों में जब पवन के सम्मुख विभिन्न संरचना वाली चट्टानें पड़ती हैं, तो कोमल भाग पवन द्वारा उड़ा लिए जाते हैं, किंतु कठोर भाग यथावत बने रहते हैं। इस प्रकार चट्टानों में जाली का निर्माण हो जाता है, जिसे जालीदार शिला कहते हैं। अगली आकृति पुल तथा खिड़की है। जालीदार चट्टान में जब पवन अपरदन के कारण छिद्र हो जाती है, तो आगे एक लंबे समय के उपरांत अपरदन के कारण यह छिद्र चट्टान के आर पार हो जाता है, जिसे पवन खिड़की कहते हैं। जब इस खिड़की से होकर अपरदन द्वारा चट्टान का धीरे धीरे नीचे तक कटाव हो जाता है, तो एक मेहराब की आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे पुल कहते हैं। ये तो हुई कुछ अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। अब हम निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में जान लेंगे। निक्षेपात्मक स्थल रूपों में सबसे पहला है बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स। ये पवन द्वारा रेत एवं बालू के निर्मित टीले होते हैं, जो पवन की दिशा में अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। ये विविध प्रकार के होते हैं, जैसे बारखान, पैराबोलिक ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। इस डायग्राम के माध्यम से हम इनकी यानी सैंड ड्यून्स की आकृति देख सकते हैं। पवन द्वारा निर्मित दूसरी महत्वपूर्ण निक्षेपात्मक स्थलाकृति है लुईस। पवन द्वारा लाए गए बहुत पतले मृदा कणों के जमाव से बनते हैं। इनका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत के लुईस नामक ग्राम के आधार पर किया गया है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण उत्तरी चीन में देखने को मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां थीं जो पवन के अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक क्रियाओं के फलस्वरूप हमें शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।